हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है आफ्टर अर्थ। क्योंकि आपको पिछली मूवी 65 मिलियन बहुत पसंद आई थी, तो ये मूवी भी उसी तरह की है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो क्या है इस मूवी में ऐसा, चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साइफर और उसके बेटे केटाई को देखते हैं और जल्दी ही इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और केटाई प्लेन से बाहर गिर जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये वही पृथ्वी है जिसकी हम कहानियां सुनते थे, पर इंसानों ने इस खूबसूरत दुनिया को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से 1000 साल पहले इंसानों ने पृथ्वी को छोड़ दिया और एक दूसरे प्लेनेट नोवा प्राइम यानी दूसरी दुनिया में चले गए। पर यहाँ भी खतरे कम नहीं थे। एलियंस ने हम इंसानों पर अरसा नाम के हैवानों को छोड़ दिया, ऐसे अंधे राक्षस जो डर के पसीने से हमें ढूंढ लेते थे और हमें मार देते थे ताकि हम यहाँ पर ना रह पाए। और मानव जाति एक बार फिर से खात्मे की कगार पर थी। पर तभी एक रेंजर सामने आया, कमांडर साइफर, जो पहले अदृश्य रेंजर बने क्योंकि अरसा उन्हें सूंघ नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने डर पर बहुत ही ज्यादा काबू पा लिया था। और जो इन अरसा को मारते हैं उन्हें रेंजर कहा जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि केटाई की ट्रेनिंग चल रही है रेंजर बनने के लिए। और जब वो कमांडर के पास आता है तो कमांडर उसे बताते हैं कि तुम हर एक चीज में परफेक्ट हो, पर तुम अभी रेंजर नहीं बन सकते, इसीलिए अगले साल ट्राई करना। जिस पर केटाई कहता है कि सर, मैं रेंजर बन सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है। 3 दिन बाद मेरे पिता घर पर आ रहे हैं और मैं उनके सामने रेंजर बनकर जाना चाहता हूँ, पर फिर भी कमांडर इसे रेंजर नहीं बनाते। और फिर 3 दिन बाद केटाई के पिता साइफर अपने घर पर आ जाते हैं और फिर खाने के टाइम पर साइफर अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या तुम रेंजर बन पाए, जिस पर वो कहता है कि उन्होंने मुझे अभी रेंजर नहीं बनाया है। और फिर वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद साइफर की पत्नी उसे समझाती है कि तुम अपने बेटे को रेंजर की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह समझाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर साइफर केटाई के रूम में जाता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ, कल तुम मेरे साथ एक मिशन पर चल रहे हो। जिसे सुनकर केटाई बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही अपने पिता जैसा बनना चाहता था। और फिर अगले दिन ये दोनों अपने अगले मिशन के लिए अपनी दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि ये अपनी जहाज में एक अरसा को दूसरी दुनिया में ले जा रहे हैं, क्योंकि इसे वहाँ पर ये आजाद कर देंगे। जिसके बाद सभी रेंजर उसे मारने की और उससे न डरने की ट्रेनिंग लेंगे। पर जब साइफर सो जाता है तो केटाई अरसा के पास जाता है, लेकिन केटाई उससे डर जाता है, जिसे अरसा महसूस कर लेता है। तभी यहाँ पर साइफर आ जाते हैं और वो केटाई को वापस भेज देते हैं। पर थोड़ी देर में ही स्पेस में एक तूफान आ जाता है। उल्का पिंडों के बड़े बड़े पत्थरों से इनका जहाज खराब होने लगता है। साइफर कहता है कि फौरन जहाज को किसी नजदीकी प्लेनेट की तरफ ले जाओ। और फिर इनकी टीम फौरन अपने जहाज को एक करीबी प्लेनेट के पास ले जाते हैं, पर ये देखते हैं कि वो प्लेनेट पृथ्वी है। साइफर कहता है कि हम पृथ्वी पर नहीं उतर सकते क्योंकि यहाँ की हर एक चीज हमें मारने के लिए बनी है। पर तूफान की वजह से इनका शिप बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए वो नीचे पृथ्वी पर गिरने लगता है। साइफर अपने बेटे को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में ही शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और शिप नीचे गिर जाता है। और फिर जब केटाई होश में आता है तो वो देखता है कि सभी रेंजर मारे गए हैं। और जब ये अपने पिता के पास पहुंचता है तो वो जिंदा होते हैं। केटाई उन्हें बताता है कि सभी रेंजर मर चुके हैं और शिप का दूसरा हिस्सा भी लापता है। इसके बाद साइफर केटाई से इमरजेंसी डिवाइस बीकर को लाने को कहता है और जब केटाई वो डिवाइस लाता है तो वो टूट चुका था। इसके बाद केटाई अपने पिता को उठाकर कंप्यूटर सिस्टम की तरफ ले जाता है, जिससे साइफर को हालात का अंदाजा लग जाता है। और फिर वो केटाई को बताते हैं कि इमरजेंसी बीकर से हम अपनी मदद के लिए सिग्नल भेज सकते हैं, पर यह खराब हो चुका है। लेकिन एक दूसरा इमरजेंसी बीकर शिप के दूसरे हिस्से में होगा जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और अब तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं, पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। इसीलिए अब तुम्हें ही जाकर शिप के दूसरे हिस्से से उस इमरजेंसी बीकर को लाना होगा। पर पृथ्वी के इस वातावरण में तुम सांस नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम्हें ये इनहेलर लेने होंगे, जिसके बाद तुम 24 घंटे तक आसानी से सांस ले सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे सूट पर कई तरह के कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए जो भी तुम देखोगे वो मैं भी देख पाऊंगा और मैं लगातार तुम्हें गाइड करता रहूंगा। और मेरा ये हथियार ले जाओ, इसमें 24 अलग अलग तरह के हथियार हैं। इस पृथ्वी पर हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद केटाई जब अरसा के बारे में पूछता है तो साइफर बताते हैं कि या तो वो हादसे में मारा गया है या फिर आजाद हो गया है, पर अगर वो वहाँ होगा तो मैं तुमसे पहले उसे देख लूंगा। इसके बाद केटाई बाहर आ जाता है और वो पहली बार इस पृथ्वी को देखता है जिस पर उसके पूर्वज रहते थे। और आज ये पृथ्वी पूरी तरह
से जीवन से भरी हुई है। यहाँ पर अभी भी सभी जीव रहते हैं सिवाय इंसानों के। और इधर साइफर भी शिप से बहुत सारे कैमरा छोड़ देता है जो जंगल में हर तरफ अरसा को ढूंढने लगते हैं। और साइफर अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे हाथ पर लगा हुआ पेड़ ही हम दोनों को आपस में जोड़े रखेगा। और इसके बाद साइफर जब अपना चेकअप करता है तो उसकी हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए सिस्टम उसे दर्द की दवाई लेने को कहता है, पर इसे लेने की वजह से उसकी नजर कमजोर हो जाएगी और नींद आने लगेगी। पर इसे लगातार अपने बेटे पर नजर रखनी है और उसे रास्ता दिखाना है, इसीलिए साइफर दर्द की दवाई नहीं लेता। और फिर केटाई जंगल में आगे जाने लगता है। तभी साइफर कहता है कि तुम्हारी तरफ कोई जिंदा चीज आगे आ रही है। और जल्दी ही केटाई के सामने एक बबून आ जाता है। साइफर इसे शांत रहने को कहता है, पर केटाई घबराहट में उस पर पत्थर मार देता है, जिससे बबून यहाँ पर अपने सभी साथियों को बुला लेता है। साइफर केटाई से कहता है कि बेटा जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज भागो, आगे सामने की तरफ कुछ ही दूरी पर एक नदी है, उसके पास चले जाओ। और फिर केटाई तेजी से उन बबून से बचता हुआ नदी की तरफ भागने लगता है, पर बबून तादाद में बहुत ज्यादा है और लगातार इसका पीछा करते रहते हैं। पर केटाई भागता हुआ नदी के पास पहुँच जाता है और नदी पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, पर घबराहट में वो फिर से भागता ही रहता है। साइफर कहता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ हो रहा है। और केटाई जब अपना हाथ चेक करता है तो उस पर एक जहरीला जीव था जिसने इसके हाथ पर काट लिया था और जल्दी ही इसके शरीर में जहर फैल रहा है। साइफर इसे इंजेक्शन लगाने को कहता है। केटाई एक इंजेक्शन तो लगा लेता है, पर जब दूसरा इंजेक्शन लगाने जाता है तो वो कहता है कि मेरे हाथ सुन हो गए हैं, मैं इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा। जिस पर साइफर कहता है कि इंजेक्शन को वैसे ही पकड़कर सीने के बल गिर जाओ। केटाई ऐसा ही करता है और इंजेक्शन लग जाता है। साइफर कहता है कि कुछ देर आराम करो ताकि दवाई तुम्हारे शरीर से जहर को खत्म कर सके। इसके बाद जब केटाई दोबारा होश में आता है तो साइफर उसे फौरन एक गर्म जगह पर पहुंचने को कहता है, जहां पहुंचकर वो अपना पहला इनहेलर लेता है। पर जब केटाई इनहेलर चेक करता है तो 2 टूट चुके थे, पर वो ये बात अपने पिता को नहीं बताता। इसके बाद रात को केटाई अपने पिता से पूछता है कि आप पहली बार अदृश्य यानी इनविजिबल कैसे बने थे, जिस पर वो उसे बताते हैं कि मैं एक दिन जॉगिंग कर रहा था, तभी मेरे सामने अरसा आ गया। मैं जैसे ही अपने हथियार की तरफ बढ़ा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और नाखून गड़ा दिया और देखते ही देखते हम पहाड़ी से नीचे नदी में गिर गए। अरसा मुझे पानी में डुबोकर मार रहा था, मैं मरने वाला था, पर तभी मैंने डिसाइड किया कि मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, इसलिए मेरा ध्यान अरसा की तरफ से हट गया और मैंने अरसा का नाखून अपने कंधे से निकाल फेंका। और जब मैं पानी से बाहर आया तो तब अरसा मुझे नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर से उसका डर निकल चुका था और मैं उसके लिए अदृश्य हो गया था। जिसके बाद मैंने उसे मार दिया और तब मुझे पता चला कि डर असलियत नहीं होता, बल्कि यह हमारा बनाया हुआ ही भ्रम है। इसके बाद अगली सुबह जब केटाई झरने के पास जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बबून की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर साइफर समझ जाता है कि यह अरसा का ही काम है। इसीलिए वो केटाई से कहता है कि जल्द से जल्द झरने की तरफ भागो। और फिर तेजी के साथ केटाई झरने की तरफ भागता है, पर जब वो आगे जाता है तो रास्ता नहीं होता और नीचे एक बहुत ही गहरी खाई है, जहाँ से कूदकर केटाई को नीचे जाना है। साइफर इससे पूछता है कि तुम्हारे पास सामान कितना है, जिसके बाद साइफर को उसके इनहेलर दिख जाते हैं और अब साइफर को पता चल जाता है कि इसके पास सिर्फ 2 ही इनहेलर हैं। इसीलिए वो केटाई से कहता है कि इस मिशन को यहीं खत्म करो और फौरन वापस आ जाओ, पर केटाई नहीं मानता, वो आगे जाने को कहता है। जिस पर साइफर उससे कहता है कि तुम बिना इनहेलर के आगे नहीं जा सकते, तुम्हें शिप के दूसरे हिस्से तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 इनहेलर चाहिए और तुम्हारे पास 2 हैं, इसीलिए फौरन वापस आ जाओ। पर केटाई बात नहीं मानता और वो झरने से नीचे कूद जाता है। इसका एडवांस सूट फौरन फ्लाई मोड में आ जाता है और वो परिंदे की तरह उड़कर नीचे जाने लगता है, पर तभी इसके पीछे एक बड़ी सी ईगल लग जाती है। साइफर कहता है कि अपने हाथ बंद करके नीचे तेजी से जाओ। केटाई ऐसा ही करता है और झरने के जरिए उस ईगल को चकमा देने की कोशिश करता है, पर वो ईगल सामने से आकर उसे पकड़ लेता है और जब केटाई की आँख खुलती है तो वो ईगल के घोंसले में होता है, जहाँ इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पर तभी घोंसले पर लिपर्ड हमला करने लगते हैं। ईगल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर दूसरे लिपर्ड अंदर आकर बच्चों को मारने लगते हैं, जिस पर केटाई भी लिपर्ड को मारकर बच्चों को बचाने लगता है। तभी ईगल बाहर से लिपर्ड को खींचकर नीचे गिरा देता है और फिर आखिरी लिपर्ड को भी केटाई मार गिराता है। पर अब तक उन लिपर्ड्स ने इन सारे बच्चों को मार दिया था। जिसके बाद केटाई नीचे उतर आता है और वो देखता है कि ईगल मरे हुए बच्चों पर बहुत दुखी है। इसके बाद आगे जाकर केटाई जब अपने हाथ का डिवाइस चेक करता है तो वो खराब हो चुका था, इसीलिए ये अपने पिता से बात नहीं कर पा रहा था, पर वो ईगल इसके पीछे पीछे आ रही थी। इसके बाद अगले दिन केटाई लकड़ियों का एक बेड़ा बनाकर नदी के रास्ते अपना सफर तय करने लगता है और रास्ते में सो जाता है। और जब इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि चारों तरफ का टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। केटाई
नदी से निकलकर आगे जाने लगता है, पर टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और केटाई जैसे ही आगे जाता है तो वो ठंड की वजह से जमने लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी ईगल उसे खींचकर ले जाती है और एक गर्म गड्ढे में डाल देती है। इसके बाद सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो ये फौरन बाहर आ जाता है और देखता है कि ईगल ने सारी रात इसको गरमाई दी थी, क्योंकि अपने बच्चों के मरने के बाद वो इसे अपना बच्चा ही समझ रही थी, पर केटाई को गर्म रखने के चक्कर में वो खुद मर गई। इसके बाद केटाई जब आगे बढ़ता है तो इसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अब इसके इनहेलर खत्म हो चुके हैं। पर थोड़ी ही दूर आगे जाने पर इसे शिप के टूटे हुए हिस्से मिल जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए ये जहाज के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है और वहां से सबसे पहले इनहेलर लेकर ले लेता है। इसके बाद ये यहाँ से अपना हथियार लेकर जब अर्सा को चेक करता है तो वो यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद केटाई उस बीकर डिवाइस को ढूंढ लेता है और फिर अपने पिता से कहता है कि मुझे ये डिवाइस मिल गई है। साइफर इधर से जवाब देता है, पर केटाई को आवाज नहीं आती क्योंकि सिग्नल खराब हो चुका था। मतलब केटाई की आवाज साइफर को आ रही थी, पर साइफर की आवाज केटाई नहीं सुन पा रहा था। इसके बाद केटाई इस डिवाइस से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर सिग्नल नहीं जाता, जिस पर साइफर उससे कहता है कि ज्वालामुखी की राख की वजह से आसमान में सिग्नल नहीं जा पा रहा, तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाकर सिग्नल देना होगा। पर ये सब केटाई को सुनाई नहीं दे रहा था और फिर केटाई भी पहाड़ की तरफ देखने लगता है और समझ जाता है कि शायद राख के बादल की वजह से सिग्नल नहीं जा रहे होंगे, तो मुझे पहाड़ के ऊपर जाकर सिग्नल देना होगा। इसीलिए केटाई फौरन पहाड़ के ऊपर जाने लगता है और इधर साइफर देखता है कि अर्सा ने केटाई को ढूंढ लिया है और वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, पर साइफर अपने बेटे को ये बात नहीं बता पाता और केटाई लगातार ऊपर की तरफ जाने लगता है। और फिर जब ये पहाड़ के अंदर जाता है तो वहाँ पर अर्सा इसके ऊपर अटैक कर देता है, पर केटाई बच जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्रिस्टल की वजह से अर्सा उस तक नहीं पहुँच पा रहा था और तभी केटाई ऊपर से पानी में गिर जाता है और इधर साइफर की हालत बिगड़ने लगती है। तभी केटाई को पानी में ऊपर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वो वहाँ से जाकर ऊपर चढ़ने लगता है, पर तभी नीचे से अर्सा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन केटाई अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अर्सा दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन केटाई उससे बचता हुआ आखिरकार ऊपर आ ही जाता है और सबसे पहले डिवाइस से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर अर्सा ऊपर आकर केटाई को पकड़कर फेंक देता है, पर वो अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया है और केटाई जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसे अपनी बहन का ख्याल आता है, जिसने बचपन में इसे बचाने के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया था और खुद अर्सा के सामने आ गई थी और इसकी आंखों के सामने ही अर्सा ने इसकी बहन को मार दिया था। और अब अचानक केटाई अपना खून और आसपास के नज़ारे महसूस करने लगता है, खुशबू को महसूस करने लगता है, जिस वजह से इसका ध्यान अर्सा के ऊपर से हट जाता है और अब अर्सा इसके ऊपर आ जाता है, पर फिर भी वो इसे महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि केटाई अब उससे नहीं डर रहा था और वो अर्सा के लिए अदृश्य यानी इनविजिबल हो चुका था। साइफर भी ये सब देख रहा होता है और फिर केटाई उठकर अपना हथियार उठाता है और अर्सा पर अटैक करने लगता है, पर अर्सा केटाई को महसूस नहीं कर पा रहा था और फिर केटाई उस पर अपने हथियार से हमले करने लगता है और फिर केटाई अर्सा के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन में अपने वेपन को घुसा देता है, जिससे अर्सा चीखता हुआ पहाड़ी के नीचे की तरफ गिरने के लिए जाने लगता है। पर तभी केटाई अपने वेपन को बड़ा करके दोबारा उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसे नीचे गिरने से पहले ही मार गिराता है और शिप के दूसरे हिस्से से साइफर ये सब अधमरी हालत में देख रहा होता है। इसके बाद केटाई बीकर डिवाइस को उठाकर अपने लोगों को सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद इनके लोग आकर दोनों को अपने शिप में ले जाते हैं और अब सबको पता चल चुका है कि केटाई ने अदृश्य होकर अर्सा को मारा है। और जब ये अपने पिता के पास आता है तो वह अपनी टांगों के इलाज के दौरान ही खड़े होकर केटाई को सैल्यूट करते हैं और अब ये लोग पृथ्वी को छोड़कर अपनी दुनिया में जाने लगते हैं जो इंसानों के बिना जीवन से भरी हुई है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे, पर इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर 65 मिलियन भी देख सकते हैं, जिसमें एक एलियन 65 मिलियन साल पहले की दुनिया में आ गया है जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में या चैनल में मिल जाएगी, पर उससे पहले कमेंट करके बताओ हमें आपको ये वीडियो कैसे लगी और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।